डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, कारक। हमने हमारे अध्यापन के दौरान यह अनुभव किया है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को कारक से संबंधित बहुत सारी जटिलताएं और बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे द्वारा कारक को पढ़ाए जाने के बाद आपकी न तो कोई भ्रांति रहेगी और न ही कारक वाले टॉपिक में आपको कभी जटिलता महसूस होगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, कारक। तो देखो, कारक से संबंधित हमने कहा है कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों यानी विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, अर्थात जो क्रिया की निष्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह या अर्थात जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या फिर परसर्ग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने समझाने का प्रयास किया है, सज्जनों, लक्ष्मण ने लंका में रावण के पुत्र से सीता के लिए अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया था। यहाँ हमने इस एक ही वाक्य में सभी कारकों को समाहित करने का प्रयास किया है। यहाँ इस वाक्य में हिंदी के सभी कारकों को शामिल किया है हमने। आगे अपन कारकों से संबंधित और इम्पोर्टेंट पहलुओं की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, पहला है, वो ये है कि प्रत्येक कारक का परसर्ग होता है, किंतु हर बार कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात करें तो कारक और विभक्ति चिन्ह अर्थात परसर्ग दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। ध्यान रहे, कारक एक अलग अवधारणा है और परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह एक अलग अवधारणा है। हिंदी के कुछ विद्वान इन्हें एक समझने की भूल कर बैठते हैं। कारक अर्थ बोधक होते हैं जबकि परसर्ग रूप बोधक। कारक होते हैं वो अर्थबोधक होते हैं जबकि परसर्ग होते हैं वो रूप बोधक होते हैं। ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। कारक वाच्य है और परसर्ग वाचक है। यह ध्यान रखने योग्य बिंदु है जो हिंदी के बहुत सारे जो विद्वान हैं इनको एक मान लेने के कारण यह अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे अपन अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि एक परसर्ग अनेक कारकों का बोध करा सकता है, किंतु एक कारक अनेक परसर्गों का बोध नहीं करा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो परसर्ग है अनेक कारकों का बोध करा सकता है, किंतु एक कारक अनेक परसर्गों का बोध नहीं करा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ हमने उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। जैसे अमन से पढ़ा जाता है, यहाँ से परसर्ग कर्ता के साथ आया है। अगला उदाहरण, जैसे अनन्या चाकू से फल काटती है, यहाँ से परसर्ग करण के साथ आया है। अर्थात जो परसर्ग हैं वो अनेक कारकों का बोध करा सकते हैं, किंतु कारक होते हैं वो अनेक परसर्गों का बोध नहीं करा सकते। आगे अपन देखें तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। वो कौन कौन सी अपन यहाँ देख सकते हैं। ये जो कारक हैं और इस तरफ हैं जो विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह कह सकते हैं या फिर परसर्ग कह सकते हैं, तीनों एक ही बात है। ये दिए गए हैं। पहला है जो कर्ता कारक है और कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है ने, सुनने। यहाँ सुनने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी कर्ता कारक के साथ किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा को, से और द्वारा ये भी कर्ता कारक के परसर्ग होते हैं। आगे अपन बात करें कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग होता है को और सुनने। सुनने वही स्थिति अर्थात कभी कभी कर्म कारक के साथ
परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। आगे अपन बात करें करण कारक की, तो करण कारक के परसर्ग हैं से, के द्वारा, के कारण। आगे अपन बात करें संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के परसर्ग हैं के लिए, को, के वास्ते, के निमित्त। अपदान कारक है अगला, अपदान कारक के परसर्ग हैं से, जो अलग होने के अर्थ में है। आगे अपन बात करें संबंध कारक का, संबंध कारक के परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ये संबंध कारक के परसर्ग हैं। आगे अपन बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक के जो परसर्ग हैं वो ये हैं मैं, पर। आगे अपन बात करें संबोधन कारक की, संबोधन कारक के हे, ओ, अरे, अजी और सुनने, अर्थात कभी कभी संबोधन के कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये कारक तथा उनके परसर्ग सामान्य रूप से हमने आपको यहाँ पर बताया है, सामान्य रूप से इनकी जानकारी दी गई है। अब और एक महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्रिया से सह संबंध के आधार पर कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। क्रिया से सह संबंध के आधार पर, क्वेश्चन पुट आउट ऐसा हो सकता है कि क्रिया से सह संबंध के आधार पर कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 6 मानी गई है। इसमें हमने स्पष्ट करना चाहा है कि संबोधन और संबंध कारक का क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं होता है, अपितु कारकों जैसा व्यवहार होने के कारण इन्हें कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात संबोधन कारक और जो संबंध कारक है उसका सीधा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, किंतु फिर भी कारकों जैसा व्यवहार करने के कारण इन्हें कारकों की श्रेणी में तो रखा गया है। अब अपन जो कारक हैं उनको डिटेल से जो 1 बाय 1 है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कर्ता कारक की। कर्ता कारक की अपन बात करते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने और सुनने हमने यहाँ बताया है। डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य, क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। हमने यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बताई है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है तथा सुनने इसलिए दिखाया गया है कि कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया रहने पर तथा भूतकाल अर्थात अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके में ही होता है। अर्थात वर्तमान काल, भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर कर्ता परसर्ग रहित होगा। यह हमने आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। कर्ता कारक से संबंधित खूब उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला उदाहरण है राम बाजार जाता है। यहाँ कर्ता जो राम है, क्योंकि जाना क्रिया का कर्ता कौन है? राम, और राम के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यह हमने यहाँ दिया है कि आंधी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ आंधी कर्ता कारक है, ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपराधियों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है। यहाँ दहशत फैलाने का काम है, अपराधी कर रहे हैं, तो कर्ता कारक अपराधी हो गए, ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। राधा हंसती है, या राधा कर्ता कारक है, हंसने का काम कर रही है, अकर्मक क्रिया है, इस कारण यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ और उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं। कुछ और उदाहरण में अपन देख पा रहे हैं। तो हमने अगला उदाहरण दिया है कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है। उसने, यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। रहीम कल आगरा जाएगा, या रहीम के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है, भविष्यत काल का होने के कारण। यहाँ है कि मैं भी ये चैनल देखूंगा, भविष्यत काल की बात है, मैं के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे अपन बात करें, करीम पुस्तक पढ़ रहा था, ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है, और अपूर्ण भूतकाल में भी परसर्ग का प्रयोग, कर्ता कारक के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यहाँ पर भी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अपूर्ण भूतकाल का होने के कारण कर्ता कारक के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। आगे, राम ने सीता को देख लिया था, यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है क्योंकि भूतकाल का वाक्य है।
वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। इस कारण यहाँ पर भी ने परसर का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे अपन कर्ता के संबंध में और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने के बाद कर्ता कारक से संबंधित कोई भी भ्रांति आपके मन में नहीं रहेगी। अगले बिंदु की तरफ अपन गौर कर रहे हैं कि आसक्ति प्रकट करने में कर्ता के साथ से परसर का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अमन से पढ़ा जाता है, उससे रोटी खाई जाती है, मुझसे ये पेड़ नहीं कटेगा। अमन द्वारा पढ़ा जाता है, पत्ते बच्चे द्वारा तोड़े गए। यहाँ जो भी हैं द्वारा और से, ये ध्यान रहे, करण कारक या फिर कोई अपादान कारक के कारक चिन्ह नहीं है। यहाँ कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या दिखाया गया है? से दिखाया गया है। लेकिन ये उसी स्थिति में होता है जब आसक्ति प्रकट करनी हो। अर्थात हमने कहा है कि आसक्ति प्रकट करने के अर्थ में कर्ता के साथ से परसर का प्रयोग किया जाता है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हमने आपको बताना चाहा है अगले बिंदु के माध्यम से कि लाना, भूलना, बोलना, जाना, ये 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। याद रखना, लाना, भूलना, बोलना और जाना आदि क्रियाओं के साथ भूतकालिक रूप होने पर भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात लाना, भूलना, बोलना और जाना, इन क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होता है। जैसे बच्चा कुछ बोला, यहाँ परसर्ग रहित है लेकिन कर्ता कारक है। श्री राम पुस्तक लाया, सन्यासी अपने को भूला, राम से शेर नहीं मारा गया, हम उन्हें भूल गए, पिताजी बच्चों के लिए कपड़े लाए। यहाँ इन पूरे उदाहरणों में ने परसर्ग का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, किंतु कर्ता कारक यहाँ उपस्थित है। रेखांकित जो पद हैं वो सभी कर्ता कारक ही हैं। आगे अपन बात करें और इम्पोर्टेंट एक पहलू की, तो हमने और इम्पोर्टेंट बिंदु में कहा है कि अनिवार्यता, बाध्यता प्रकट करने के लिए कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने के लिए कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अमन को जयपुर जाना पड़ा, माँ को बच्चा पालना ही होगा, अमित को एमए करना ही होगा, कृष्ण को पुस्तकें खरीदनी होंगी, सुमन को आज बहुत से काम करने हैं, धनी बनने का वो जी चाहता है, घूमने को जी चाहता है। और भी कुछ उदाहरण यहाँ हमने आपको दिए हैं कि जैसे जयंत को भाषण सुनने जाना है। ये जो सभी उदाहरण हैं ये अनिवार्यता या फिर बाध्यता को प्रकट कर रहे हैं। अनिवार्यता और बाध्यता प्रकट करने के लिए कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब एक अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और अपन चर्चा करें तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राप्ति सूचक क्रियाओं के योग में कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्राप्ति सूचक क्रियाओं के योग में, जैसे अमन को स्वर्ण पदक मिला, अमन को स्वर्ण पदक मिला, यहाँ जो मिलने का काम है वो अमन को मिला है, अमन को है तो अमन यहाँ कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ को प्रयोग हुआ है, कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे माँ को धन प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्ति सूचक क्रिया है। और ध्यान रहे प्राप्ति सूचक क्रिया में हमेशा कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग ही होता है। को देखकर आप कर्म का भ्रम नहीं पालें। प्राप्ति सूचक क्रियाओं में कर्ता के साथ ही को का प्रयोग होता है। आगे और एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अपन चर्चा करें कि ज्ञात, मालूम, पता होना चाहिए आदि क्रियाओं के योग में कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञात, मालूम, पता होना और चाहिए आदि क्रियाओं के योग में। जैसे रवि को ज्ञात नहीं कि वह अपराधी है, रवि को ज्ञात नहीं कि वह अपराधी है। यहाँ जो कर्ता कारक है वो रवि है, लेकिन यहाँ को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। बच्चे को मालूम नहीं था कि कल परीक्षा होगी। यहाँ जो बच्चा है वह कर्ता कारक है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे समय का सदुपयोग करें। आपको पता होना चाहिए कि यह पुस्तकालय है। पता होना, मालूम, ज्ञात,
चाहिए ये जो सभी क्रियाएं हैं इनके साथ हमेशा कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हो करके को परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन कर्ता कारक ही होता है वहाँ। आगे और एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात अपन करें कि विस्मयादि बोधक अवयवों के योग में कर्ता के साथ को परसर्ग लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक अवयवों के योग में कर्ता के साथ को परसर्ग लगाया जाता है। जैसे पुत्र को धिक्कार है, वह पिता की आज्ञा नहीं मानता। पुत्र को धिक्कार है, यहाँ ध्यान रखें पुत्र शब्द है वो कर्ता कारक है। हाय लक्ष्मण को क्या हो गया, यहाँ जो लक्ष्मण है वो कर्ता कारक की स्थिति में है, क्योंकि विस्मयादि बोधक अवयवों के योग में कर्ता के साथ को परसर्ग लगाया जाता है। आगे अपन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात करें तो हमने यहाँ एक उदाहरण दो उदाहरण और देकर प्रयास किया है कि काव्या को शाबाश, या विस्मयादि बोधक अव्यय है, यहाँ काव्या शाबाश विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो यहाँ काव्या के साथ जो लगा हुआ को परसर्ग है वो कर्ता का परसर्ग ही है। बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ, यहाँ जो बेटी है वो कर्ता कारक है और इसका परसर्ग को प्रयोग हुआ है यहाँ। क्यों? क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय के कारण कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे हमने और महत्वपूर्ण बिंदु देने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कर्ता कारक को। हमने कहा है कि यद्यपि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, किंतु नहाना, छींकना, थूकना और खांसना अकर्मक क्रियाओं के साथ प्राय ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, किंतु कुछ क्रियाएं हैं नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, इन क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। मैं हंसता हूँ, अकर्मक क्रिया है, ने का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ अकर्मक क्रिया है और ने का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि क्रिया क्या है, हंसना है। लेकिन देखो यहाँ पिताजी ने जोर से खांसा था, या पिताजी ने जोर से खांसा था। अब देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ अकर्मक क्रिया है, खांसना अकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी यहाँ ने का प्रयोग हुआ है क्योंकि नहाना, छींकना, थूकना और खांसना क्रियाओं के साथ अकर्मक होने पर भी ने का प्रयोग होता है। यह इधर उधर दादाजी ने थूका है, उसने जुकाम के कारण छींका है, आज उसने नहाया क्यों नहीं। यहाँ उसने अकर्मक होते हुए भी नहाना, छींकना, थूकना और खांसना अकर्मक होते हुए भी इन क्रियाओं के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। आगे और हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। हमने कहा है इस महत्वपूर्ण बिंदु में कि चुकना क्रिया रहने पर भूतकाल में भी कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। चुकना क्रिया रहने पर भी भूतकाल में भी कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वायुयान उड़ान भर चुका था, यह वाक्य भूतकाल का है, फिर भी कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि चुकना क्रिया के साथ कभी भी कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वे सब कुछ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, यहाँ मैं के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चे ये नोट्स पढ़ चुके होंगे, बच्चे ये नोट्स पढ़ चुके होंगे, यहाँ बच्चे कर्ता कारक हैं, फिर भी यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है चुकना क्रिया के कारण। आगे अपन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन देख पा रहे हैं। तो हमने आपको बताना चाहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया भूतकालिक होने पर भी उसके कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, प्रेरणार्थक क्रिया भूतकालिक होने पर भी उसके कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, यहाँ अध्यक्ष ने सांसद को सदन से निकलवाया। यहाँ ध्यान रहे जो कर्ता कारक हैं वो अध्यापक और अध्यक्ष हैं। अध्यापक और अध्यक्ष यहाँ कर्ता कारक हैं। आगे अपन बात करें कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तथा उक्त वाक्यों की संरचना जाना क्रिया से की जाती है। जो वाक्यों की जो संरचना है वो जाना क्रिया से की जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे राम से शेर नहीं मारा गया,
राम से शेर नहीं मारा गया। यहाँ कर्ता कारक है वो राम है, किंतु ने का प्रयोग नहीं होकर के से का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से का प्रयोग ही होता है। मुझसे खाना नहीं खाया गया, बच्चे से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवाया गया, रोगी से देखा नहीं जाता, या जो भी रेखांकित पद हैं वो कर्ता कारक के हैं और इनके साथ ने के स्थान पर से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करें तो हमने यहाँ एक बहुत ही खास बात यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। हिंदी के कुछ व्याकरण हिंदी में 3 प्रकार के कर्ता की परिकल्पना करते हैं, जो निम्न है। सामान्य कर्ता, जहाँ कर्ता सामान्य रूप से क्रिया करता हो, जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है। प्रेरक कर्ता, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, यह प्रेरणार्थक क्रियाओं में देखने को मिलता है। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, यहाँ अध्यापक स्वयं कार्य न करके छात्र को करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए अध्यापक प्रेरक करता है। आगे है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता जिसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो, यह प्रेरणार्थक क्रियाओं में देखने को मिलता है। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, यहाँ अध्यापक ने छात्र को क्रिया करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए छात्र प्रेरित करता हुआ। अब समझने योग्य बात यह है कि हमारी दृष्टि में कर्ता के उपयुक्त भेद करना तर्क संगत नहीं है। इस वाक्य अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, इस वाक्य को आप ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ क्रिया पढ़वाना है, न कि पढ़ना, और पढ़वाना क्रिया अध्यापक के द्वारा की गई है, अतः इस आधार पर पढ़वाना क्रिया का कर्ता अध्यापक है। और छात्र के माध्यम से क्रिया की जा रही है, अतः छात्र क्रिया का करण कारक हुआ। करण हुआ, साधन हुआ। यद्यपि किसी बिंदु की जानकारी रखना अच्छी बात है, किंतु व्यवहार में ऐसे भ्रम से दूर रहना ही उचित है। अर्थात हिंदी के कुछ व्याकरण ने जो प्रेरक कर्ता और जो प्रेरित कर्ता की जो कल्पना की है वह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वहाँ ऐसा होता नहीं है वास्तव में व्यवहार के तौर पर। क्योंकि वहाँ क्रिया जो है, इस वाक्य में अपन देख पाए हैं कि क्रिया पढ़वाना थी, पढ़ना नहीं थी, और पढ़वाना क्रिया का कर्ता है वो निश्चित रूप से अध्यापक ही है। आगे कारक के बारे में हमने कहा है कि कर्म कारक के परसर्ग होते हैं वो को और शून्य। शून्य का अर्थ यही है कि कभी कभी कर्म कारक परसर्ग रहित भी होता है। हमने यहाँ परिभाषा दी है कि वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। या कर्म से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है तथा शून्य इसलिए दिखाया गया है कि कर्म कारक के सजीव होने पर ही को का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, कर्म कारक के सजीव होने पर ही को का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म कारक निर्जीव होने पर को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये हमने एक खास बात बताई है। उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं। राम खाना खाता है, यहाँ खाना सजीव नहीं है, निर्जीव है। निर्जीव होने की स्थिति में को का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे अपन ने राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण सजीव था और सजीव होने के कारण को परसर्ग का प्रयोग हुआ है कर्म के साथ। प्रधानाचार्य ने पुरस्कार बांटे, माँ बच्चे को पीटती है, ये कहानी दादी ने सुनाई। वह कुत्ता मारता है, वह कुत्ते को मारता है। राम ने लकड़ी तोड़ दी, बच्चा फुटबॉल खेलता है। ध्यान रहे, वह कुत्ता मारता है, वह कुत्ते को मारता है। इसमें दोनों वाक्यों में हमने एक बहुत अच्छा अंतर यहाँ बताया है। वह कुत्ता मारता है, इसका मतलब यह है कि वह कुत्ता जान से मारता है, मार देता है उसको, कुत्ता मारता है।
और यहाँ हमने कहा है कि वह कुत्ते को मारता है, अर्थात वह जान से नहीं मारता है, वह कुत्ते की पिटाई कर रहा है। दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है, अंडरस्टैंडिंग का अंतर है। कर्म कारक से संबंधित यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताने का प्रयास किया है। तो जो पहला बिंदु है आप देख पा रहे हैं, हमने कहा है कि पूछना, जांचना, कहना, सुनना, पकाना, पूछना, जांचना, कहना, सुनना, पकाना आदि क्रियाओं के योग में कर्म के साथ से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ वह क्या क्या किया, यहाँ पूछना क्रिया है और पूछना क्रिया के साथ जो कर्म कारक है उसके साथ से का प्रयोग होता है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, पूछना है, जांचना है, कहना और सुनना है। वह अब मुझसे सुनोगे, अब आप मुझसे सुनोगे राम हरि से क्या पूछता है। यह जो वाक्य हैं हरि से, मुझसे, आपसे, आपसे, ये जो रेखांकित पद हैं यहाँ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, साथ ही को के स्थान पर से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूछना, जांचना, कहना और सुनना, पकाना इन क्रियाओं में कर्म के साथ से का प्रयोग ही होता है। आगे हमने और एक महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास किया है कि जब निर्जीव वस्तु पर बल देना होता है और उसे निश्चयात्मकता के साथ व्यक्त करना होता है तो को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इस रास्ते को जानता हूँ, यहाँ जोड़ दिया गया है। निर्जीव वस्तु पर बल देने की बात हो, निश्चयात्मकता की स्थिति दिखानी हो, वहाँ को का प्रयोग होता है। जैसे हिंदू गंगा को मानते हैं, मैं देश को समझता हूँ, तो यहाँ जो रेखांकित जो पद हैं इन रेखांकित पदों में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है कर्म कारक के साथ। आगे अपन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कर्म कारक के। प्राकृतिक जो इच्छाएं होती हैं, स्वाभाविक क्रियाएं के उद्रेक में उद्रेक युक्त व्यक्ति के साथ को परसर्ग लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया नहीं होती, प्राकृतिक इच्छा को ही मुख्य क्रिया बनाया जाता है तथा कर्ता का उद्रेक के कारण कर्मवत् प्रयोग किया जाता है। कर्ता का उद्रेक के कारण कर्मवत् प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी को ज्वर हो गया, यहाँ स्वाभाविक क्रिया है, प्राकृतिक इच्छा है ज्वर होना, इसलिए यहाँ दादाजी के साथ को परसर्ग का प्रयोग हुआ है और मुख्य क्रिया यहाँ हुई नहीं है, प्राकृतिक इच्छा है। प्राकृतिक इच्छा एक तरह से मुख्य क्रिया है। ऐसी स्थिति में कर्ता का उद्रेक के कारण कर्मवत् प्रयोग किया गया है। यहाँ दादाजी है, ऐसी स्थिति में कर्म कारक का है। पिताजी को ग्लानि हुई, यहाँ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। दादाजी को हृदय रोग हुआ, बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को भूख सताती है, राम को आक्रोश हो गया। यहाँ जो रेखांकित पद हैं उन सभी रेखांकित पदों में प्राकृतिक इच्छा होने के कारण यहाँ कर्ता का क्रमवत् प्रयोग हुआ है, अर्थात ये सभी रेखांकित पद यहाँ कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आगे अपन बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। कार्य और प्रयोजन के योग में कर्म के साथ से परसर्ग लगाया जाता है। कार्य और प्रयोजन के योग में कर्म के साथ से परसर्ग लगाया जाता है। जैसे मुझे आपसे क्या काम हो सकता है, बलवान को दुर्बल से कोई प्रयोजन नहीं होता। मुझे आपसे क्या लेना देना, मुझे आपसे प्रयोजन है। कार्य और प्रयोजन इन दोनों स्थितियों में कर्म कारक के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करें कर्म कारक से संबंधित। तो कभी कभी कर्म कारक के परसर्ग को के स्थान पर के भी आता है, लेकिन वह को का ही विकल्प होता है। कभी कभी को के स्थान पर के भी आ जाता है, लेकिन वह भाव को का ही देता है। सीता के बच्चा हुआ है, यहाँ सीता को बच्चा हुआ है, यानी दो स्थितियाँ हैं। यहाँ सीता के बच्चा हुआ है, यहाँ के है वो को का भाव दे रहा है। नीचे वाली वाक्य में हमने लिखा है यहाँ सीता को बच्चा हुआ है, तो यानी खुद के हुआ है, यहाँ खुद का भाव दे रहा है। सीता के बच्चा हुआ है, इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ ये जो के शब्द है यह को का भाव दे रहा है। कर्म कारक की स्थिति है, यहाँ राम के बच्चा हुआ है, और एक दूसरा वाक्य हमने दिया है राम को बच्चा हुआ है। हमने यहाँ एक स्पष्टीकरण देना चाहा है कि ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि राम को खुद को नहीं हुआ है, उसकी पत्नी को
हुआ है। ये ध्यान रखने बात योग्य बात है कि ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए हमें कि राम को बच्चा हुआ है। इससे अच्छा यह है कि राम के बच्चा हुआ, अर्थात खुद को नहीं हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है, ये के शब्द को का संकेतक ही है। आगे और अपन कर्म कारक से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करें तो हमने यहाँ बताना चाहा है कि कर्म होते हैं वो दो होते हैं जो अपन ने सकर्मक और अकर्मक क्रिया में भी जाना है। फिर यहाँ दोबारा कुछ सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं कि एक मुख्य क्रम होता है और दूसरा गौण क्रम होता है। प्राय वस्तु बोधक को मुख्य क्रम और प्राणी बोधक को गौण क्रम माना जाता है, अर्थात मुख्य क्रम प्राय क्रिया से ठीक पहले अप्राणीवाचक तथा परसर्ग रहित होता है, जबकि जो गौण क्रम होता है वह मुख्य क्रम से पहले होता है, प्राणीवाचक होता है तथा परसर्ग सहित होता है। यहाँ हमने आपको बताना चाहा है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पुलिस अपराधी को दंड देती है, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, राम ने मेहमानों को खाना खिलाया, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दुकानदार ग्राहकों को चूड़ियाँ देता है। ये जो उदाहरण हैं ये कर्म कारक के हैं और हमने यहाँ आपको बताना चाहा है कि कर्म कारक होते हैं वो दो होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। यहाँ माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अपन देख पा रहे हैं जो दूध है वह तो मुख्य कर्म है और बच्चा है वो गौण कर्म है। यहाँ पुलिस अपराधी को दंड देती है, यहाँ जो दंड है वह मुख्य कर्म है और अपराधी को है वो गौण कर्म है। आगे अपन बात करते हैं करण कारक की। कर्म कारक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी अपन ने चर्चा की है। अब तीसरा जो कारक है वह है करण कारक। करण कारक का जो प्रसर्ग होता है से, द्वारा और शून्य, अर्थात वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपादित करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक से संबंधित भी हमने यहाँ कुछ खास बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहा है। पहला बिंदु है करण कारक का जो प्रसर्ग होता है वो से या द्वारा या के द्वारा होता है। यहाँ शून्य का तात्पर्य यही है कि प्रसर्ग रहित, अर्थात कभी कभी करण कारक के साथ प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यह हमने करण कारक को समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। सीता पेन से पत्र लिखती है, राम बस द्वारा जयपुर जाता है, वह वायुमार्ग से जापान पहुंचा, वह चाकू से फल काटती है, छात्रों को समाचार पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली, बच्चा घोड़े से घर जाता है, मैं पत्राचार से एमए कर रहा हूँ, बीरबल अपनी बुद्धि से काम लेता है, लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी गई, बच्चा घुटनों चलता है, घटना का आँखों देखा हाल सुनाओ। यहाँ से का प्रयोग हुआ है करण कारक के साथ और यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि बच्चा घुटनों चलता है, यहाँ किसी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात ऐसे हो सकता है बच्चा घुटनों के द्वारा चलता है या बच्चा घुटनों से चलता है, लेकिन यहाँ से और जो के द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ करण कारक ही है। कुछ और हमने उदाहरण देकर ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे दूधो ना हो पूतो फलो। अब दूध से ना हो यहाँ नहीं किया गया है ऐसा प्रयोग, सीधा दूधो ना हो और पूतो फलो का प्रयोग किया गया है। इस स्थिति में भी करण कारक के साथ से प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कानों सुनी बात पूर्णतः सत्य नहीं होती, यहाँ कानों के साथ से प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यहाँ करण कारक है। वह बातों से काटता है, इस कलम से सारे नोट्स लिख लो, इस अपराध पर मैं तुम्हें लठ मारता, लठ से मारता प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी करण कारक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि कभी कभी करण कारक के साथ से प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्ति को आंखों देखी और कानों सुनी बात पर बुद्धि से विचार करना चाहिए। यहाँ आंखों, कानों और बुद्धि तीनों में करण कारक का प्रयोग किया गया है।